हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हॉपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, कल लास्ट टाइम हमने 11th चैप्टर जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत करने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी 11th के कंपेरेटिवली काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। होपफुली आपको ये चैप्टर भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर भी अगर किसी तरह भी का आपको डाउट रहता है किसी भी चैप्टर में, तो आपके पास कमेंट का भी ऑप्शन है या टेलीग्राम ग्रुप का भी आपके पास लिंक है, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 15th चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का भी फिर से फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे यूँ समझिए कि ए अगर पी के नज़दीक है, दैट मीन्स कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इस स्लैश के बाद ये जो बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि बी इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल सा बस ये कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ए की या बी की। तो सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि पी जिसके नज़दीक है, ठीक है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो ये दूर है पी से, यानी कि वो इवेंट हो चुका है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, एक तो हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये भी गिवन है। और फिर हमें बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, देखिए हमें वो भी गिवन है। तो कई बार हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर इसका क्या यूजेस है। कोई भी इसका यूजेस फ़िलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो आप गिवन चीज़ें बता दीजिए, एज इट इज़ आपको उतारनी है फ़िलहाल तो ये। ठीक है, 7/13 हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी 9/13 गिवन है, एंड ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/13। नाउ अब हम सिर्फ इतना लेकर चलेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी है, ए व्हेन बी हैपन, बी ऑलरेडी हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बताया है अभी अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और जबकि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/13 और बी की प्रोबेबिलिटी है 9/13, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया, 4/9। तो ये वैल्यू आ गई है फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट में अब इस फॉर्मूले को एक बार देखिए ध्यान से। इस पूरे फॉर्मूले में कितनी अननोन क्वांटिटीज़ हैं। अननोन क्वांटिटी पूरे फॉर्मूले में हम नोटिस करें तो देखिए, एक तो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक है हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और एक है ये जो डिनोमिनेटर में है वो प्रोबेबिलिटी। तो इन तीन प्रोबेबिलिटी में से, यानी कि तीन अननोन में से आपको कोई भी दो अननोन क्वांटिटी दे दी जाए, तो बची हुई तीसरी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यूँ समझिए, देखिए जो सेकंड पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी, 0.6। बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन, ये गिवन है 0.3। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को जोड़कर और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटाकर हम निकाल सकते हैं, है ना। तो बात है कि हमारे पास ए और बी की तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो हमारे माइंड में आएगा कि भाई हमारे पास तो कंडीशनल तो है ना। तो क्यों ना हम इस कंडीशनल की हेल्प लें और वहाँ से हम इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हम इसी को लेके चलते हैं, एज प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन कितना है 0.3। तो यहाँ पर इसका अगर हम फॉर्मूला खोलें, लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला चलने देते हैं क्या कि ए व्हेन ऑलरेडी बी हैपन तो किसके इक्वल होता है, बी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड होगा, और ये टोटल कितना चल रहा है 0.3, है ना। जबकि अब आप नोटिस करोगे यहाँ हमें बी की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी दे रखी है, तो हमने इसके जगह इसकी वैल्यू रखी, कितनी है 0.5, और ये हमारे पास कितना है 0.3 तो दे ही रखा है। अब इस 0.5 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो आप नोटिस करोगे आपके पास इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई 0.5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया 0.15 के इक्वल आ गया, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन। नाउ अब हम किसको लेकर चलते हैं, जो हमें निकालना है, हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, है ना। तो अब आप देखिए ए की प्रोबेबिलिटी 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15, कहाँ से आई, ये फ्रॉम 1 से, ये चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो ये टोटल ये दोनों तो कितने हो गए 1.1, और इसमें से 0.15 हम सब्ट्रैक्ट करें, सो ये हमारे पास कितना आ रहा है 0.95 के इक्वल आ रहा है ना, यही बन जाएगा। तो ये आ गई हमारी किसकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें ये चीज़ करना था, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है कि ए और बी दो इवेंट है सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इस बार यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, कोई बात नहीं। तो हम फिर से यहाँ पर ये यूनियन से रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। किसके लिए, इंटरसेक्शन। देखिए कोई भी फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें टोटल जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उस पर ध्यान दिया करो। उसमें जितनी भी अननोन क्वांटिटी अगर उनमें से, जैसे इसकी बात करें तो 4 अननोन क्वांटिटी है, 1 2 ये 3 और एक ये इंटरसेक्शन वाली 4, तो 4 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको दे दी जाए तो फोर्थ क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को निकालने के लिए। ये देखिए इन दोनों में हमें ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए गिवन लेके चलते हैं 0.5 0.6 एंड 0.8। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 एंड यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.8। सो नाउ अब हम इस यूनियन को ही लेकर चलते हैं कि जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो कितनी है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। कैसे ही कर लीजिए, दोनों से सेम ही तरीका है। तो ये तो इसके इक्वल है। फिर हमने नोटिस किया कि भाई हमें तो ये भी पता है, हमें तो ए की प्रोबेबिलिटी भी पता है, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, सॉरी ये 0.6 है, और ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अब ऐसा करते हैं, ये नेगेटिव में है तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो इधर आकर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर 1.1 बन गए लास्ट क्वेश्चन की तरह, और 0.8 इधर लेके आए तो माइनस का 0.8 हो जाएगा, मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया 0.3 के इक्वल आ गया, राइट, है ना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो देयरफॉर अब देखिए हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन निकालना था, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने कितना निकाला है 0.3, और बी की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है 0.6, पॉइंट हटाएं दोनों के सेम है तो 3/6 कैंसिल होके कितना बच गया 1/2। एंड एक और चीज़ हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। तो इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, जो पहले हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आएगी, और इंटरसेक्शन तो 0.3 है, ऑलरेडी हैपन 0.5 है, दोनों के पॉइंट कैंसिल करें सो 3/5
हमारे पास बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन की प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने 3 पार्ट्स किए। होपफुली समझ आए होंगे, ठीक है। एक ही टाइप के जो फॉर्मूला है, वैसे बेसिकली देखा जाए हमने 2 फॉर्मूलेज यूज़ किए, एक तो ये कंडीशनल का और एक ये यूनियन से रिलेटेड, क्लियर। और ये यूनियन वाला जो फॉर्मूला है ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स पर बेस्ड था, वहाँ से निकल कर आया है, क्लियर। चलिए देखिए सेकंड देखते हैं। इफ़ नॉट हैपनिंग ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि, और बी की प्रोबेबिलिटी पता है, बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन की प्रोबेबिलिटी पता है। कोई बात नहीं, यहाँ से इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं, जो भी करके आए हैं लगभग वैसा ही काम है ना। तो देखिए गिवन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इस नॉट ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार के रूप में, जो कि कितना है 0.7 है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नॉट ए को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, और ये 0.7 है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तो राइट में ले गए और 0.7 को लेफ्ट में ले आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई 0.3 के इक्वल आ गई, राइट। सो एक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हमने निकाल लिया है। ऑल्सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कितनी 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन ये गिवन है 0.5, ये देखिए, है ना। तो अब हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन ये कितना दे रखा है 0.5, या आप ये करिए कि इसकी जगह पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अब फॉर्मूला जो हमने लिखा ए ऑलरेडी हैपन है तो ए की प्रोबेबिलिटी से नीचे डिवाइड आ गया, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे ये भी गिवन है 0.5, इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने निकाली है कितनी, ये देखिए 0.3, है ना। सो अब ये 0.3 लेफ्ट साइड में आएगा तो 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 0.15 बन जाएगा। तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। देयरफॉर अब हमें निकालना क्या है, देखिए ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देयरफॉर ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपन किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 है और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऊपर देखिए 0.7 है। तो इनके जब डेसिमल्स हम हटाएंगे तो हमारे पास 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब 15 से ये पूरा तो कटता नहीं है, इसको हम फ्रैक्शन में ही छोड़ दें। वैसे इन्होंने जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो पॉइंटों में है, तो हम बाकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी पॉइंटों में ही निकाल के दिखा देते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं 7 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो 7 से कैंसिल करें तो 2.1 एंड 3 24, बस इतना ही रहने देते हैं। तो अब 10 से और डिवाइड करते हैं तो ये 0.21, 2 डेसिमल तक ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, कंडीशनल की। अब इन्होंने यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी पूछी है, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, राइट। अब ए की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी निकाली थी हमने ऊपर 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है या दे रखी है 0.7 और ए की प्रोबेबिलिटी है 0.21, ठीक है। तो ये दोनों तो कंबाइन होके 1 बन गया। 1 में से 0.21 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, या एक सेकेंड मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की जगह ये क्यों रख रहा हूँ, आई डोंट नो। इंटरसेक्शन तो हमारे पास ये आया हुआ है ना 0.15, तो 0.15 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आ गया 0.85 के इक्वल आ गया, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल चुके हैं, क्लियर। चलिए ऐसा ही नेक्स्ट है, देखते हैं ई और एफ दो इवेंट है सच दैट ई की प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, नॉट हैपनिंग से रिलेटेड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। सेकंड पार्ट पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, फिर बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी
एंड ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमें गिवंस है। क्या है? 0.8, 0.7 एंड 0.6। 0.8, 0.7 एंड 0.6। नाउ हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी एक बार समझ लेते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई नॉट हैपनिंग व्हेन एफ नॉट हैपनिंग की, यानी कि हमें ई नॉट हैपनिंग और एफ नॉट हैपनिंग के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, है ना, एंड एफ नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। क्लियर? तो हमने पहले आइडिया लगा लिया, या हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले निकाल लेते हैं। अब बात आ गई कि इसको अलग पहले निकाल लेते हैं और फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो अब हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग इंटरसेक्शन एफ नॉट हैपनिंग किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों के बार्स को जब हम कंबाइन करेंगे, ये देखिए ई और एफ के बार को जब कंबाइन किया तो कंबाइन करने से जो इंटरसेक्शन होता है वो एक्चुअल में किस में बदल जाता है? यूनियन में। अगर यहाँ यूनियन होता तो इधर इंटरसेक्शन बन जाता। क्लियर? अब कंप्लीट का बार है। कंप्लीट बार जब हम हटाते हैं तो देखिए, हमने यहाँ किया था, बार हटाता तो क्या हो गया था? 1 माइनस में हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, है ना। तो ऐसे ये नॉट हैपनिंग दे रखा है तो इसको कैसे बदल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। अब ए यूनियन बी से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लगाएं यहाँ पर तो क्या बन जाएगी? यूनियन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर? सो अब देखिए, 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी 0.8, एफ की प्रोबेबिलिटी 0.7 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.6। सो देखिए, 1 माइनस 0.7 में से 0.6 कटाए तो 0.1 को 0.8 में ऐड कर देते हैं तो 0.9। तो यहाँ से हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा है? 0.1। तो ये तो हमारे पास इस न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। अब ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एफ क्या आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एफ, है ना। तो 1 में से हमने एफ की प्रोबेबिलिटी 0.7 सब्ट्रैक्ट की तो 0.3 आ रहा है। सो फ्रॉम 1 हमारे पास ई की प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी ई के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ नॉट हैपनिंग ऑलरेडी है तो किसके इक्वल आ जाएगा? इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन की वैल्यू देखिए 0.1 निकली थी और एफ के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.3। दोनों का पॉइंट सेम है, हटाएं तो 1/3 हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या है? ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि वो प्राइम नंबर है, लेकिन आउटकम कैसा आया? एक इवन आया। तो ऐसा करते हैं, एक इवेंट को ई बोल देते हैं, एक इवेंट को एफ बोल देते हैं, यानी कि एक को इवन वाले को कुछ नाम और प्राइम वालों को कुछ नाम। अब पहले कौन हो चुका है? इवन नंबर आने का काम पहले हो चुका है ना, और प्राइम नंबर आने का काम की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, व्हेन ए डाई इज रोल देर आर 6 पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक सैम्पल स्पेस तैयार करना है। तो एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। ज़्यादा बड़ा सैम्पल स्पेस होता है तो हम शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? टोटल 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो वो 6 एलिमेंट यहाँ लिख दिए गए हैं, है ना। ये क्या कहता है? कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनल से कंफ्यूज मत हो, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग an even number and b be the event of getting a prime number। ठीक है,
तो देखिए ए इवेंट को हमने मान लिया E1 और प्राइम नंबर के इवेंट को हमने मान लिया B, ठीक है। देयरफॉर यानी कि जो ए है, ए में हमारे पास क्या क्या आ गया, 2, 4 और 6 आ गया। बी में हमारे पास क्या क्या आ गया, 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स, है ना। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में आप नोटिस करोगे सिर्फ 2 आएगा, है ना। अब हमें इनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता करने हैं। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है। बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो भी 3 है। और इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो एक ही है। अभी देखिए एक एक करके अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की भी ज़रूरत है, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये 3/6 करें तो ये कितनी आ गई, 1/2। हमेशा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें कितने एलिमेंट है उसको सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही बी की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। बी में कितने थे, 3/6, ये भी 1/2 आ रहा है। एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी कैसे आएगी कि इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। हर एक के डिवाइड में सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट ही आते हैं। इंटरसेक्शन में तो 1 थे, सैम्पल स्पेस में 6 हैं, ये आ गई। नाउ अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम की। और प्राइम को हमने क्या नाम दिया है, प्राइम को हमने नाम दिया है बी, यानी कि हमें बी की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है। कब, व्हेन इवन नंबर का आने का काम हो चुका है। और इवन को हमने क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है, सॉरी ए, तो हमने ए यहाँ लिख दिया। दैट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन निकालना है। और ये किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ए की प्रोबेबिलिटी, है ना। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये देखिए 1/2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 2/1, और ये आपस में कैंसिल होकर कितनी आ गई, 1/3 के इक्वल आ गई। क्लियर। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझकर 2 इवेंट का नाम देना है, ए बी या ई एफ पी क्यू, कुछ भी आप दे सकते हैं। बस ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, यानी कि वो पी के नज़दीक होगा। और उस इवेंट को छोड़ के जो बच गया, यानी कि वो हमारा इवेंट जो है वो पहले हो चुका है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कौन सा इवेंट पहले हो चुका है। मेन कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है कि ए व्हेन बी हैपन निकालना है या बी व्हेन ए हैपन निकालना है, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो यहाँ पर पहले हम इसका सैम्पल स्पेस तैयार करें। तो सैम्पल स्पेस देखिए क्या क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। देयरफॉर इस सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8 गिन सकते हैं, है ना। अब हम अगर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली काम करें, वैसे तो हमें ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपन निकालना है, ठीक है, साफ साफ हमें पता है। तो ये हिंट क्या क्या है कि एक तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और ए यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, और एक चाहिए एफ की प्रोबेबिलिटी। हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है ना। तो चलिए देखिए, हेड फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, हेड्स ऑन द थर्ड टोस, थर्ड टोस में हेड हो। तो यहाँ पर ई क्या है, इसमें गिवन आप एज इट इज़ ऐसे ही बता सकते हो कि ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टोस, हेड्स ऑन थर्ड टोस, ठीक है। एंड एफ क्या है, इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, ठीक है।
मैंने फ़िलहाल शॉर्ट में कर दिया लिखने का काम। सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए ई अपना क्या हो जाएगा, हेड ऑन द थर्ड टोस। थर्ड टोस में देखो हेड एक तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और एक इसमें है। तो इन चारों को लिख लेते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड। क्लियर। एंड एफ, अब एफ इवेंट पे आते हैं। एफ क्या कहता है, फर्स्ट टू टोसिस पर हेड होना चाहिए। तो फर्स्ट टू टोसिस में देखिए एक तो इसमें है, इसमें भी है और नहीं है, बस ये दो ही थे। सो इनको लिख लेते हैं, हेड 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 टेल। ठीक है, लेकिन हमें तो इनके इंटरसेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो ए इंटरसेक्शन एफ में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए। अब ये देखिए कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई, ये कितना है, कितने थे इसमें, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ, ये कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितने हैं, एक ही है ना। सो अब इनको क्या करें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वैसे ई की प्रोबेबिलिटी की तो जरूरत ही नहीं, हमने डिसाइड किया था, है ना। तो रहने देते हैं, ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। एफ में 2 एलिमेंट थे, एस में 8 एलिमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई, है ना। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये कितना है, 1/8। दोनों चीज़ें आ गई। तो अब हम देयरफॉर निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैपन किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/8, ई एफ की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इनको शिफ्ट करें तो 1/8 मल्टीप्लाई 4/1 रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये 4/8 कैंसिल होकर 1/2 आ गया। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही अब हमें सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट क्या है, ई है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो सैंपल स्पेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो इसको देख देख के इवेंट, मैं इस बार डायरेक्टली ई इवेंट लिख रहा हूँ, मैं ये चीज़, ये 2 लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो देखिए एक ये कम से कम बोला, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर ये भी आ गया, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। कम से कम 2 बोला है, तो 2 या 2 से ज़्यादा हेड हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। F4 पढ़ते हैं, क्या है, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी कि ये सातों के सातों। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कम भी हो सकते हैं, और कितने कम हो सकते हैं, हो सकता है एक भी हेड ना हो, ठीक है। तो ये सारे आ गए, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। अब इन दोनों में कॉमन छांटना होता है, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 हेड वाले हमारे पास कॉमन आ जाएंगे, है ना। सो टेल हेड हेड, तो यही कॉमन आ रहे हैं। अब हमें एक तो क्या क्या चाहिए इस बार, एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें तो कितने हैं, 7 है। सो एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, साथ साथ निकाल लें या चलो अलग अलग ही कर देते हैं। इसमें है 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, इट इज़ 7/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, इट इज़ 7/8। Therefore required probability of E when F happen, ये कितना हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 3/8 एंड दैट वन इज 7/8। सो दोनों को 8 कैंसिल कर दें, सो कितना बच गया 3/7। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है 3/7। ठीक है, इस बार और थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एटमोस्ट 2 टेल, जब भी हमारे पास ऐसे सिचुएशन में एटमोस्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये सब, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 7 है ना। फिर एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आप नोटिस करोगे ये 7 आ गए और पहले क्या थे ये वाले 7 ई में, तो इसमें भी 7 ही हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने बचे, इंटरसेक्शन में ये 6 बचे जो एटमोस्ट 2 टेल को भी कवर कर रहे हैं और एटलीस्ट 1 टेल को भी कवर कर रहे हैं, है ना। तो इनके इंटरसेक्शन में हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं 6 एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखें तो इनको किससे डिवाइड करना है, सैंपल स्पेस की नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जबकि f की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/8। तो अगर अब हमें e की प्रोबेबिलिटी व्हेन f ऑलरेडी हैपन निकालना है, तो इस 6/8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 7/8 से, है ना। तो 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया 6/7 बच गया हमारे पास, है ना। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस वैसे ज़्यादा करने के नहीं आते, वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इस वजह से फटाफट कैसे कर सकते हैं वो ये भी बताया। ठीक है, बाकी और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस हम करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें आदत पड़ती जाएगी। तो इसी के साथ हमारे पहले 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये पहले 4 क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।